ठीक है सर, थैंक यू। Not exactly judge, it's about assessment, so that on the positive side they receive a feedback. And the feedback is not only for them, that is also going to be a feedback or a prior, nitpicks about how can they improve their presentation also. So you all have received a mail that has a Google form, and it's not a very lengthy Google form. Okay, it has this. While they are presenting, you can just, and they are in the order as the presentation is going to move forward. In the same way, the questions are given. So you can just put your whatever suitable answer is, but make sure it doesn't take your concentration off the actual lecture which they are presenting. So if you want, I can give you like 2-3 minutes after the presentation while we discuss about question answers or anything related to the slide. You can use up that time to mark those 13 questions for each student. Okay, so since it is the first time I'm taking 3 students instead of 4 which I have decided, let's see how it goes. Okay, and at the end we'll also be giving you the feedback. आपके दोस्त ही लोग बताएंगे कि how did you do, how well you do in each of the areas, and that is going to happen with everyone. So are we all on the same page? Is there anyone who is not interested in the exercise, or if there is majority of the students not interested, then I will like stop this thing from doing it because it takes a lot of time, effort on my part as well. अब मुझे ये बता सकते हो please convey to your class representative so that it will give me an idea whether I have to continue this or not. Okay, eventually it's like hopefully more on student seminar होने ही होने. You have no escape from that because that's a part of the curriculum that is only added is that you would like to assess your peers or not. That's the only thing which can be taken care of depending upon your response. Okay, so let's start with the first presenter. गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम आकाश कुमार प्रजापत है और रोल नंबर 124 है। मेरा ग्रुप कैला विखिन जो कि 125 रोल नंबर है और योगिता 123 रोल नंबर है। हम तीनों को एनाटॉमी सेमिनार का जो हम फर्स्ट प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस का प्रेजेंटेशन हम तीनों मिलके कर रहे हैं। और जो मेरी और मिखिल की स्लाइड्स है वो मिखिल ने बनाई है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है ब्रांचेस, तो अगर ये फर्स्ट वाला टॉपिक अगर मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा तो सेकंड वाले का कोई फायदा भी नहीं होगा, इसलिए मिखिल का टॉपिक भी मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं और यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाने, बस जनरली देखना है और ये पता करना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें जो है ये जो है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं, कुछ नर्व्स के ट्रैक्ट है और कुछ नर्व्स है जो कि यहाँ पे आगे अराइज हो रही है और ये जा रही है एक्जिला की साइड में। ये वाले पार्ट एक्जिला है, ये वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड से एक्जिला तक जो ये कई सारे नर्व्स के गुच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ब्रेकियल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी के लिए इतना जान लेते हैं। इसके बाद अब प्लेक्सिस क्या होता है? प्लेक्सिस होता है कोई भी बंडल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग नर्व्स। बंडल यानी जो नर्व्स का है उनका एक गुच्छा जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो ये जो बंडल्स हैं ये ऑरिजिनेट करते हैं एक सेम एनाटॉमिकल एरिया से। सेम एनाटॉमिकल एरिया यानी ये सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड के पर्टिकुलर सर्वाइकल रीजन और T1 रीजन से ऑरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया से ऑरिजिन करेंगे, सेम एरिया से, लेकिन ये जो अपनी इनर्वेशंस देंगे वो स्पेसिफिक एरियाज में देंगे और वो स्पेसिफिक एरिया जरूरी नहीं है सेम हो। तो ये जो है ऑरिजिनेट करेंगे फ्रॉम द सेम एनाटॉमिकल एरिया एंड सर्व स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। जरूरी नहीं है ये सेम एरिया को सप्लाई करे, यानी ये ओरिजिन सेम एरिया से लेंगे लेकिन स्पेसिफिक एरिया यानी मल्टीपल एरियाज को ये सप्लाई करेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो प्लेक्सिस कई सारे हमने पढ़ रखे। ब्रेकियल प्लेक्सिस हमने नीट के फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। माइंड ट्रैक प्लेक्सिस का नाम हमने नीट की कोचिंग के दौरान भी सुन लिया था। माइंड ट्रैक और मीजेंट्रिक प्लेक्सिस जो कि एंटरिक सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि GIT सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा है लंबर प्लेक्सिस जो कि हमने लोअर लिम्ब के अंदर भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस होता कहाँ है। तो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है जैसा मैंने बताया ये एक्सटेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड से और कहाँ तक जाता, जो कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नेक के अंदर, और ये जाता है कहाँ पे? आर्मपिट यानी एक्जिला के अंदर। तो ये क्योंकि
ये सर्वाइकल रीजन यानी नेक रीजन से ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर, एक्जिला के रीजन, इसलिए इसको जो लेके जाती है जिस कैनाल के अंदर ये मूव करता है उसको बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, यानी कैनाल विच कनेक्ट दी सर्वाइकल रीजन एंड दी एक्सिलरी रीजन। तो उस कैनाल के अंदर से ये जाएगा जो कि फर्स्ट रिब के ऊपर से जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो स्लाइड है ब्रैकियल प्लेक्सस। अब इसमें हम देखते हैं कि सर्वाइकल जो एक्सिलरी कैनाल है वो है क्या। तो ये जो सर्वाइकल रीजन है क्योंकि यहाँ से कई सारी रूट्स निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से और ये सारी की सारी आर्म पिट के अंदर यानी एक्जिला के अंदर जा रही है। तो ये सारी की सारी सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के अंदर जा रही है। हम यहाँ पे एक एक्सिलरी आर्टरी भी देख सकते हैं जिसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में हम जब कॉर्ड्स पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन, ब्रैकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन। जैसा हमने पढ़ा कि ये ओरिजिन कहाँ से लेती है, स्पाइनल कॉर्ड के कुछ पर्टिकुलर सेम एरिया से। अब हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो फॉर्म होता है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5, यानी एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। अब एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ द C5 थ्रू दी T1, यानी हमारे पास में जो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन है C5 से लेकर T1 तक उन सभी के प्राइमरी रेमाई से जाती है। एंड प्रोवाइड सेंसरी एंड मोटर इनर्वेशन। जनरली हम प्राइमरी रेमाई से कभी एंटीरियर रेमाई से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एंटीरियर हॉर्न मोटर सप्लाई देता है, लेकिन एंटीरियर प्राइमरी रेमाई स्पेसिफिकली दोनों सेंसेशन लेके जाता है क्योंकि जो बाद में नर्व्स आती है वो एक दूसरे से कंबाइन करती है एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न से, और उसके बाद में एंटीरियर रेमाई और पोस्टीरियर रेमाई का फॉर्मेशन करती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सेंसरी और मोटर इनर्वेशन दोनों के दोनों अपर एक्सट्रीमिटी यानी अपर लिम्ब की लेके जाते हैं। द ब्रैकियल प्लेक्सस इज डिवाइडेड प्रॉक्सिमली टू डिस्टली इनटू दी 5 पार्ट्स। इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है रूट, सेकंड पार्ट है वो है ट्रंक, और तीसरा पार्ट डिविजन्स, चौथा पार्ट कॉर्ड्स, और लास्ट में टर्मिनल ब्रांचेस को हम पढ़ने वाले हैं। ये क्योंकि जो पांचों के पांचों पार्ट्स को हम अलग से भी आगे पढ़ने वाले हैं तो इन सब के ऊपर अभी ज़्यादा जोर नहीं देना, बस ये देख लेना कि ये 5 हिस्से होते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस के। पहला हिस्सा रूट्स जहाँ से ओरिजिन करती है, उसके बाद में रूट्स जो है वो मिलके ट्रंक्स का फॉर्मेशन करेंगे, ट्रंक्स आगे चल के डिविजन्स का फॉर्मेशन करेंगे, और डिविजन्स आगे कॉर्ड्स का, और कॉर्ड्स आगे टर्मिनल ब्रांचेस का। हम जब ब्रैकियल प्लेक्सस को देखते हैं तो ये डायग्राम हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई C5 से लेके T1 तक। यहाँ पे कुछ नर्व्स दिख रही है जो कि C5, और तो उन सारी नर्व्स के बारे में नर्व इनर्वेशन जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे उन सारी नर्व्स के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, इनके अंदर ब्रैकियल प्लेक्सस को हम डिवाइड करके स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले रूट्स की। तो रूट्स से जो है यहाँ पे सबसे पहले जो रूट्स है इनका हम बाद में डायग्राम भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसकी जस्ट थ्योरी देख लेते हैं कि जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, सबसे पहले यहाँ से जो रूट्स है वो रूट्स अपने पास में C5 से लेके T1 तक जो नर्व्स निकलती है उनसे ये फॉर्मेशन होता है, और इनकी क्या क्या नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ट्रंक्स मेनली अपने पास में जो ट्रंक होते हैं वो 3 ट्रंक होते हैं, एक अपर ट्रंक, एक मिडल ट्रंक और एक लोअर ट्रंक। इसके बाद जो ट्रंक है उनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो ट्रंक है जो सुपीरियर ट्रंक है वो C5 और C6 रूट से मिलकर बनता है। तो ये वाली जो है ये C5 है और ये वाली जो है ये C6 है, और ये दोनों मिलकर जो ट्रंक बना रही है ये अपर है। सेकंड वाला जो है मिडल ट्रंक है जो कि C7 से बना है, और लास्ट वाला जो कि इंफीरियर ट्रंक ये C8 और T1 से मिलकर बना है। अगर हम इनके डिविजन्स की बात करें तो डिविजन्स हम देख सकते हैं कि जो जितने भी ट्रंक्स है ये अपने पास में एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन या वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन, ये सारे के सारे अपने पास में तीनों ट्रंक से वेंट्रल डिवीजन एंड डोर्सल डिवीजन्स निकल रहे हैं। इसके बाद में कॉर्ड्स है, और ये जो डिवीजन्स है ये डिवीजन्स आगे एक दूसरे से मिलकर कॉर्ड्स का निर्माण कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे और अच्छे से ब्रीफ में। नेक्स्ट स्लाइड, जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं इनके बारे में जब मैं अपना टॉपिक ब्रांचेस लेके आऊँगा तो उसमें सारी चीज़ों को बता दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस की। जैसा मैंने बताया हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब आपके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम जो दे रखा है इसमें ये दिखाया जा सकता है कि एक जो ट्री है उसकी रूट्स है, उसके बाद में उसका एक ट्रंक है, और उसके बाद में उसने कुछ डिवीजन दिए, और उन डिवीजन से जाके कुछ कॉर्ड्स बनी है, और लास्ट में मसल्स की तरह एक इनर्वेशन हो जाता है। उसी प्रकार सेम टू सेम ब्रैकियल प्लेक्सस भी ऐसा ही कुछ करता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस के सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे अपन रूट्स, उसके बाद ट्रंक्स, उसके बाद डिविजन्स, और उसके बाद में कॉर्ड्स और ब्रांचेस। सबसे पहले जब अगर हम देखते हैं कि अब इनको जो डिवाइड करने का क्राइटेरिया वो कुछ इस तरह से है कि जो क्लेविकल के ऊपर है, जो हिस्सा क्लेविकल के ऊपर है, यानी ये वाला क्लेविकल है, क्लेविकल का जो हिस्सा ऊपर है ये वाला, तो यहाँ पे अपने को 2 हिस्से मिल जाते हैं। रूट्स और ट्रंक जो है वो लाई करेंगे क्लेविकल के ऊपर, और जो क्लेविकल के नीचे है या क्लेविकल के जो पीछे है उसको
अब डिवीजन जो वाला पार्ट है वो क्लेविकल के जस्ट पीछे लाई करेगा, यानी ये वाला जो पार्ट है क्लेविकल यहाँ से आगे बढ़ेगी तो क्लेविकल के पीछे डिवीजन प्रेजेंट रहेगा, और क्लेविकल के जो नीचे प्रेजेंट रहेंगी वो कॉर्ड्स और ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगे। अब बात करते हैं हम टर्मिनल ब्रांचेस। तो टर्मिनल ब्रांचेस कॉर्ड से निकलेंगी, पोस्टीरियर कॉर्ड से और बाकी के कॉर्ड से भी निकलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं रूट्स के बारे में स्पेशली। तो जैसा मैंने बताया था एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, तो मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये इसका एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न या डोर्सल हॉर्न। जनरली हमें पता है कि ये सारी सेंसेशन लेके जाते हैं डोर्सल हॉर्न, और जो एंटीरियर हॉर्न होता है उसका मोटर फंक्शन होता है मेनली। तो हम अगर देखें जो हमारा आर्म है उससे जो ब्लू वाली यानी ये जो नर्व्स है ये सेंसेशन लेके जाती है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये एंटर तो कर रही है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई के अंदर, लेकिन ये जा किस में रही है आफ्टर ऑल डोर्सल हॉर्न के अंदर। तो कभी भी एंटीरियर हॉर्न और एंटीरियर रेमाई के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीरियर रेमाई बहुत सेंसेस लेके जा सकती है। तो यहाँ पे जो है और जो मोटर फंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू मोटर जो नर्व्स है वो मतलब स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से सप्लाई करके मोटर फंक्शन यहाँ पे करवाती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रूट्स फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है। अब रूट्स में भी जो है ब्रैकियल प्लेक्सस को भी अपन रूट्स के हिसाब से कि रूट्स में आखिरकार कंट्रीब्यूशन अगर किसी और चीज और रूट्स का भी हो जाता है तो हम उसके हिसाब से ब्रैकियल प्लेक्सस को फर्दर 2 पार्टों में और डिवाइड कर देते हैं, या फिर दो एडिशनल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक है अगर मान लो C4 से, तो ये जो वाली है ये नर्व C4 है, मान लो किसी के अंदर ये C5 से जाके मिल जाए और ब्रैकियल प्लेक्सस में अपनी हिस्सेदारी निभाए, तो इसको C4 और हो सकता है ये T2 जो यहाँ से निकलेगा और T2 भी यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर घुस सकता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर अगर ये मिल सकता है तो ये इसके हिसाब से अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स प्लेक्सस। अगर मान लो C5 से पहले से ही अगर कोई जो रूट है अपने पास में C4 रूट, अगर ये जाके कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये अपने पास में बनाएगी प्रीफिक्स प्लेक्सस। और जो अगर मान लो T2 वाला पार्ट है अगर वो जाके मिल रहा है या वो जाके कंट्रीब्यूट कर रहा है तो अपन बनेंगे पोस्ट फिक्स प्लेक्सस। लेकिन अगर मान लो दोनों मिल रही है तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि इनमें से मेजरली कौन मिल रही है, और जो मेजरली मिलेगी फिर उसी के हिसाब से नाम दे दिया जाएगा। तो प्रीफिक्स प्लेक्सस लार्ज कंट्रीब्यूशन और कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन ऑफ C4 बट नॉट फ्रॉम दी C2। एंड पोस्ट फिक्स प्लेक्सस के अंदर लार्ज कंट्रीब्यूशन होता है T2 के द्वारा। अब बात करते हैं ट्रंक्स की। ट्रंक्स का हमने देखा है C5 और C6 रूट आके अपर ट्रंक बनाती है, C7 है वो मिडिल ट्रंक बनाती है, C8 और T1 है वो इंफीरियर ट्रंक बनाती है। जो ब्रैकियल प्लेक्सस है उसके अंदर 2 डिवीजन्स पाए जाते हैं, और ये डिवीजन है वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन या एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। वेंट्रल डिवीजन वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और अगर हम आर्म को देखें जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं जो मेजरली जो भी जितना भी हिस्सा वेंट्रल पार्ट में आता है वो सारा का सारा फ्लेक्सर पार्ट होता है, यानी फ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा वेंट्रल पार्ट की तरफ से होगा। तो मेनली जो वेंट्रल डिवीजन है वो फ्लेक्सर एस्पेक्ट रहेगा और जो डोर्सल डिवीजन है वो एक्सटेंसर एस्पेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स की। तो जो कॉर्ड्स है वो उनका निर्माण होता है ट्रंक की जॉइनिंग से, जो डिवीजन की जॉइनिंग से। तो डिवीजन जॉइन करेंगे और कॉर्ड्स का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हालांकि एडिंग दे रखी है, हम मेनली समझ लेते हैं कि अगर तीनों के पोस्टीरियर कॉर्ड्स अगर मिल रहे हैं तो वो तीनों के अगर पोस्टीरियर डिवीजन मिल रहे हैं, तीनों जो अपने पास में ट्रंक है अगर उनके पोस्टीरियर डिवीजन अपने पास में मिल रहे हैं तो वो बनेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। अब अपने पास में बचे 2 कॉर्ड्स और बच रहे हैं, तो उनके अंदर तीनों के वेंट्रल डिवीजन आएंगे। तो जो शुरुआती 2 है यानी कि अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक, अगर उन दोनों के वेंट्रल डिवीजन आके मिल रहे हैं तो वो बनाएंगे मिलके लैटरल कॉर्ड। और जो अगर मान लो लास्ट वाला है, अगर जो अपने पास में इंफीरियर ट्रंक है अगर उसका जो वेंट्रल पार्ट है अगर वो जाके बना रहा है तो वो बनाएगा अपने पास में मीडियल कॉर्ड। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं हम, जो इससे है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में हम देखते हैं सबसे पहले ब्रांचेस। अब ब्रांचेस को भी हम मेनली ब्रांचेस कॉर्ड से पढ़ी जाती है, उनको टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं। लेकिन कुछ ब्रांचेस रूट से भी निकल सकती है, कुछ ब्रांचेस ट्रंक से भी निकल सकती है, लेकिन डिवीजन से नहीं निकलती है। तो जो सबसे पहले है हम वो पढ़ने वाले हैं रूट से निकलने वाली ब्रांचेस। तो रूट से निकलने वाली ब्रांच में सबसे पहले जो ब्रांच है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं C5, C6 और C7 की मिलने से ये एक अलग जो जा रही है, इसका नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और ये जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है इसी को नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं, और ये सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। अगर इसमें कोई इंजरी हो जाती है तो वो आपको सबसे अच्छे से पता है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन है। और इंजरीज के बारे में या फिर इन जो नर्व्स है इनकी कोई डिफेक्ट होंगे उनके बारे में जो डिस्कस करना है वो योग्यता करेगी ही, तो आप अच्छे से वहाँ भी जान लोगे। इसके बाद है नर्व टू रोम्बॉइड। अब जो यहाँ पे है C5 से अगर देखते हैं तो एक है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये डोर्सल स्कैपुलर नर्व है, ये C5 रूट से
एमर्ज हो रही है और ये जो है रोम्बॉइड्स को सप्लाई करेगी। रोम्बॉइड्स में कौन कौन सी, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। इसके अलावा एक और सप्लाई करती है लेवेटर स्केपुलाई को। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें देखते हैं ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक। तो ट्रंक से मेनली दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक अपर ट्रंक से, दोनों की दोनों अपर ट्रंक से निकलती है। तो जो अपने पास में ऊपर की तरफ आती है वो जाती है सुप्रा स्केपुलर नर्व। तो ये जो सुप्रा स्केपुलर नर्व है इसकी नर्व रूट्स क्या हो जाएगी, C5 C6 एंड सेकंड वाली है नर्व 2 सबक्लेवियस और ये सप्लाई करेगी C5 एंड C6 से ही, क्योंकि जो अपने पास में कंप्लीट अपर ट्रंक है वो C5 और C6 से ही मिलके बन रहा है। अब इसके बाद अगला है ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस कॉर्ड्स के यहाँ से, क्योंकि डिविजन्स कोई भी ब्रांचेस नहीं देता है। तो सबसे पहले हम कॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉर्ड में भी सबसे पहले लेटरल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि ये है लेटरल कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड जो खुद कंटिन्यू हो रही है वो हो रही है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के रूप में। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सबसे पहली ब्रांच हो जाएगी इसकी, जिसमें ये खुद कंटिन्यू कर रही है, तो ये हो जाएगी C5 C6 C7। इसके अलावा एक ब्रांच जो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये मीडियल ब्रांच इसने मतलब लेटरल की तरफ एक ब्रांच जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वाली और ये एक नर्व बना रही है दूसरी वाली के साथ में मिलके, तो हम ये देख सकते हैं कि मीडियल नर्व का फॉर्मेशन कर रही है। और क्योंकि ये लेटरल साइड से आ रही है तो हम ये बोल देंगे कि लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, लेटरल कॉर्ड से। और लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व किससे मिलेगी, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व से, और वो क्या बनाएगी, मीडियल नर्व। और मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व कहाँ से मिलती है, मीडियल कॉर्ड से। अब इसके बाद में हम इन तीनों नर्व के इनर्वेशंस को भी देख लेते हैं। लेटरल जो पेक्टोरल नर्व है वो लेटरल पेक्टोरल नर्व मेनली इसके वर्ड में ही समझ सकते हैं कि पेक्टोरलिस मसल्स को सप्लाई करेगी। जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करती है, लेकिन जो मीडियल मतलब जो मीडियल हम आगे पढ़ने वाले हैं वो केवल पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करेगी। तो इसके अलावा लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, क्योंकि ये तो मीडियल नर्व बना ही रही है, तो मीडियल नर्व के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इसकी मीडियल रूट को भी कंबाइन कर लेंगे, तो हम कंप्लीट मीडियल नर्व की इनर्वेशंस को भी पढ़ लेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि लेटरल कॉर्ड का कंटिन्यूएशन है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को हम पढ़ते हैं कहाँ ये इनर्वेशन करती है, किस किस मसल को सप्लाई करती है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये रहे। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है जो मेनली अपने पास में सप्लाई करती है तीन मसल्स को, एक बाइसेप्स को करती है, एक ब्रैकियलिस को करती है और ब्रांचो एक कोराकोब्रैकियलिस को करती है। इसके बाद में कंटिन्यू कर जाती है लेटरल एंटरब्रैकियल क्यूटेनियस नर्व के रूप में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लेटरल क्यूटेनियस जो नर्व है, लेटरल पार्ट के फोर आर्म की जो सप्लाई है वो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व कर रही है। इसके बाद में हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस जो कि मीडियल कॉर्ड से है। तो मीडियल कॉर्ड की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारे पास में मीडियल कॉर्ड और यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो जैसे मैंने बताया था लेटरल पेक्टोरल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को। उसी प्रकार जो अपने पास में मीडियल पेक्टोरल नर्व है वो सप्लाई करेगी पेक्टोरलिस माइनर को ओनली, यानी ये पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई नहीं करती है। अगली है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये मीडियल कॉर्ड है ये कंटिन्यू कर रही है अल्नर नर्व के रूप में, लेकिन जो यहाँ से निकल रही है एक निकल रहा है मीडियल कॉर्ड ऑफ दी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और सेकंड वाली है वो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म। तो ये दोनों की दोनों जो है इनके C8 और T1 और C8 और T1 ये दोनों क्यूटेनियस एस्पेक्ट्स, यानी जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द क्यूटेनियस एस्पेक्ट ऑफ द आर्म एंड फोरआर्म को सप्लाई करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। तो ये जो हमारी मीडियल कॉर्ड है ये मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व किससे, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व से जाके मीडियल नर्व बनाएगी और हम इसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं मीडियल नर्व के बारे में। इसके बाद है अल्नर नर्व, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मीडियल नर्व को आप देख लेते हैं किस किस को ये सप्लाई करती है, कैसे कैसे करती है। सबसे पहले देखते हैं किस किस मसल को सप्लाई करती है। तो मसल को सप्लाई करेगी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, सेकंड पामरस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर टेरेस एंड डिजिटल फ्लेक्सर। अगर हम मोटर फंक्शंस की बात करें तो क्योंकि ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस यानी ये थंब को करवाएगी, तो थंब का फ्लेक्शन एंड अपोजिशन हेल्प करेगी। फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स 2 और 3, यानी हम अगर देखें तो ये मेनली लेटरल पार्ट ऑफ द आर्म है, लेटरल पार्ट ऑफ द हैंड है या लेटरल पार्ट ऑफ द पाम है, उसको सप्लाई कर रही है। रिस्ट फ्लेक्शन एंड द एब्डक्शन एंड फोर आर्म प्रोनेशन। अगर हम इसकी सेंसरी की बात करें तो स्किन ओवर एंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द हैंड। तो जो एंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द हैंड है उसको सप्लाई कौन करेगी, सेंसरी मीडियल नर्व करेगी। इसके बाद में हम ब्रैकियल प्लेक्सस के अल्नर नर्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में तो अल्नर नर्व के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। तो ये जो अल्नर नर्व है, अब हम अल्नर नर्व की बात करते हैं। अल्नर नर्व जो मेनली सप्लाई देती है मसल्स को फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस,
और एडक्टर पॉलिसिस एंड स्मॉल डिजिटल मसल्स। और जो मोटर फंक्शन है वो इसके है फिंगर का एडक्शन, एबडक्शन अदर देन थंब, यानी जरूरी नहीं हमेशा थंब की वजह से ही एबडक्शन हो, कभी कभी फिंगर्स की वजह से भी हो जाता है। सॉरी, मतलब जो अगर हम अपोजिशन वाला जो वर्क है, अपोजिशन वाले वर्क में हम थंब को यूजुअली यूज करते हैं जो डिजिटल फिंगर है, अल्लर जो डिजिटल फिंगर है उसके साथ में मिलाने में, जो सबसे स्मॉल फिंगर है। तो जब हम अपोजिशन करते हैं तो उसमें जब हम अपोजिशन करने मतलब अपोजिशन मिलाने के बाद में अगर हम उस वक्त जो एबडक्शन करेंगे उसमें जो हेल्प करेगी मेनली वो अल्लर नर्व करेगी। इसके बाद में हम मोटर फंक्शंस की बात करते हैं। तो मोटर फंक्शन में फिंगर एडक्शन, एबडक्शन, ये तो सारा हो गया। अब सेंसरी बात करते हैं, तो जो भी स्कैन ओवर द मीडियल सरफेस ऑफ द हैंड थ्रू द सुपरफिशियल ब्रांचेस, यानी जो मीडियल सरफेस है यहाँ वाले काम पर, और इन्हीं सब के बारे में आगे योग्यता आपको बता देगी। यहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटी देखी जा सकती है जो कि अल्लर नर्व के कांड होने की वजह से हुआ है। तो आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस, जो कि लास्ट कॉर्ड है पोस्टीरियर कॉर्ड से। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती है मेनली। सबसे पहली है अपर सबस्कैपुलर, जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6 और ये सबस्कैपुलर मसल को सप्लाई करेगी। सेकंड है नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, नाम ही इसका लेटिसमस डोर्साई बोल दिया है तो लेटिसमस डोर्साई को सप्लाई करेगी। इसी को थोरैकोडोर्सल नर्व भी बोलते थे और इसकी रूट वैल्यू होती है C6 C7 C8। इसके बाद है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ये भी सबस्कैपुलर मसल को सप्लाई करेगी। इसके बाद है एक्सिलरी नर्व जो कि C5 C6, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे इन्हीं सबके नर्वेशन। और आगे है रेडियल नर्व C5 C7 C8 एंड T1। तो यहाँ पे अगर अपन देखिए ये अपने पास में पोस्टीरियर कॉर्ड है, तो जो सबसे पहली ब्रांच दी है ये अपर सबस्कैपुलर, इसके बाद में थोरैकोडोर्सल नर्व और ये है लोअर सबस्कैपुलर नर्व। इन्हीं सब का डायग्राम मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, जो कि एक कैडवरिक इमेज है। तो उसमें आप अच्छे से इन तीनों चीज़ों को देख पाओगे, क्योंकि वो एक कैडवरिक इमेज है, उसमें अच्छे से दिख जाएगा और वो किस किस मसल को सप्लाई कर दिए वो भी हम अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेनली हमें ये तो पता है कि सबस्कैपुलर जो नर्व है अपर और लोअर, वो दोनों के दोनों सबस्कैपुलर मसल को सप्लाई करते हैं, तो इसका अलग से इनर्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व का इनर्वेशन, क्योंकि नर्व टू लेटिस ये थोरैकोडोर्सल जो नर्व है, नर्व टू लेटिस डोर्साई, ये लेटिस डोर्साई को सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिलरी नर्व की। एक्सिलरी नर्व है वो 2 मसल को सप्लाई करते हैं, डेल्टॉइड और टेरेस माइनर को। तो डेल्टॉइड जो मसल्स यहाँ पे है और टेरेस माइनर को सप्लाई करेगी। और डेल्टॉइड क्योंकि पूरे जो शोल्डर है उसको सराउंड करती है, तो यहाँ की जो स्किन की सप्लाई है, सेंसरी सप्लाई स्किन ओवर शोल्डर, उसको भी एक्सिलरी नर्व ही सप्लाई करेगी। अगर मोटर फंक्शन बात करें तो एबडक्शन ऑफ द आर्म करवाएगी एंड एबडक्शन ऑफ द आर्म एट शोल्डर बियॉन्ड फर्स्ट 15 डिग्री। अब हम बात करते हैं रेडियल नर्व की। तो जो रेडियल नर्व है ये किन किन मसल्स को इनर्वेट करेगी, तो ट्राइसेप्स को करेगी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस एंड अल्नरिस सुपिनेटर एंड एक्सटेंसर पोलिसिस। जब हम इसके मोटर फंक्शंस की बात करते हैं तो एक्सटेंशन करेगी ऑल आर्म एंड प्रॉक्सिमल फिंगर जॉइंट बिलो दी शोल्डर, फोर आर्म सुपिनेशन एंड थंब का एबडक्शन करवाएगी इन प्लेन ऑफ दी पाम, यानी जो पाम के प्लेन के अंदर एबडक्शन करवाएगी। अभी हम इसके बाद में ये सारी नर्व्स की हमने इनर्वेशंस देख ली हैं। अब इनको एक बार हम एक कैडवरिक इमेज के अंदर अच्छे से अप्रिशिएट कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ों को हम कंपाइल कर लें, जितनी भी हमने रूट्स पढ़ी है उन सारी को एक बार अच्छे से देख लें। तो ये है अपने पास में वो कैडवरिक इमेज। बाकी की सारी चीज़ें मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दी है, क्योंकि वो कन्फ्यूज नहीं करनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मसल है ये है स्केलेनस मीडियस और ये जो मसल है ये है स्केलेनस एंटीरियर, और इनके बीच में से होके जो रूट्स है वो आ रही है। तो हम अगर देखें स्केलेनस मीडियस और स्केलेनस एंटीरियर, इनको जो है आपको पता होगा कि इनको जो सप्लाई करती है वो कौन करती है, C3 to C8 की जो स्पाइनल नर्व्स है वो यहाँ पे सप्लाई करेंगे। अब हम इसके बाद में ये देखते हैं कि ये जो वाला पार्ट है ये हो गया अपने पास में C5 रूट, ये हो गई C6 रूट, दोनों मिला के बना रहे हैं अपर ट्रंक। ऐसे ही C7 रूट बनाएगी मिडल ट्रंक, और जो अपने पास में C7 एंड C8 ये दोनों मिलकर बनाएंगी लोअर ट्रंक। अगर हम देखें तो रूट्स और इसके बाद में जो है ट्रंक, ये दोनों के दोनों जो यहाँ पे क्लेविकल है, क्लेविकल आगे जाएगी तो इससे ये ऊपर लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इनके डिवीजन, यहीं पे इनके डिवीजन होना शुरू हो गए। तो ये जो वाला पार्ट है यानी जो क्लेविकल है इसके जस्ट पीछे इनके डिवीजन शुरू हो गया है, मैंने ये बात पहले भी बता दी। तो यहाँ पे जो डिवीजन है एक एंटीरियर डिवीजन एक पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ से निकल रही है। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो है C5 C6 और C7 से जो अपने पास में रूट से एक नर्व निकली थी जिसका नाम अपन ने दिया था लॉन्ग थैलेसिक नर्व या नर्व ऑफ वेल, जो कि
सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करते हैं। तो ये जो वाली मसल्स है, ये जो वाली मसल्स, ये सारी सेरेटस एंटीरियर है और इनको ये सप्लाई कर रही है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो जो हमारे पास में डिविजन्स को हम यहाँ पे अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कॉर्ड है जो येलो कलर में दिख रही है, ये है लेटरल कॉर्ड। तो ये लेटरल कॉर्ड की कुछ सप्लाई है। तो लेटरल कॉर्ड की जो सप्लाई है, सबसे पहले जो सप्लाई है वो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसके थ्रू ये आगे बढ़ रही है। तो ये जो सप्लाई है मस्कुलोक्यूटेनियस, ये नर्व जो है आगे जाके देखो कोराकोब्रैकियलिस के बीच में इनर्वेशन दे रही है। तो यहाँ से ये बाइसेप्स और कोराकोब्रैकियलिस और ब्रैकियलिस मसल को सप्लाई देगी। अब हम बात करते हैं, एक ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व दे दी है, जो कि आगे चल के ये मीडियन नर्व को बना रही है। इसके बाद में एक जो है ये अपने पास में लेटरल पेक्टोरल नर्व देती है, जो कि पेक्टोरलिस मेजर, तो ये जो है पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की। तो मीडियल में जो कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड आगे चल के मीडियन रूट में अगर मिल गए तो मीडियन नर्व बनवाएगी। अगर ये खुद कंटिन्यू करेगी तो अल्ना नर्व के रूप में कंटिन्यू करेगी। और मीडियन नर्व की बाकी की सप्लाई होती है मीडियल क्यूटिनस नर्व ऑफ द फोर आर्म एंड आर्म, तो वो सारी इसके अलॉन्ग में ट्रैवल करती है। उनका भी हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे। अब बात करते हैं पोस्चर कॉर्ड की। तो पोस्चर कॉर्ड जो है उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं अपर सबस्क्यूलर नर्व। इसने पोस्चर कॉर्ड ने ये वाली दे दी है, तो ये वाली सबस्क्यूलर के अपर पोर्शन को सप्लाई कर रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो है ये पोस्चर लोअर सबस्क्यूलर नर्व है, ये भी सबस्क्यूलर मसल, ये वाली जो मसल है ये सबस्क्यूलर मसल है, इसको सप्लाई कर रही है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नर्व टू लैटिसमस डोर्साई, जो कि ये काफ़ी लॉन्ग नर्व है और ये लैटिसमस डोर्साई को सप्लाई कर रही है। तो ये हो गई नर्व टू लैटिसमस डोर्साई। इसके बाद में जो लास्ट में इसकी कंटिन्यूएशन है जो पोस्चर कॉर्ड की, एक तो हो गई एक्सिलरी नर्व, जो कि एक्सिला के अंदर अपर की तरफ मूव करके और सारे शोल्डर्स की स्किन सप्लाई को करती है, डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। और जो हम यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट है इसकी जो हमने बनाई है वो है रेडियल नर्व। तो आप put up karo. Meanwhile, I'll talk. So, did you all mark the responses? Yeah, I'll give you like 2-3 minutes. You can mark the responses based on this presentation. Yeah, okay. बिल्कुल भेज रखी So, are you sure you're putting responses on roll number 123 or 124 or 125? 125.
Okay, just 18 responses. बाकी क्या? Okay, I'll tell you the results later, but these responses should increase. Otherwise, I'll have to put your attendance based on your responses. That will be not fair thing. Yeah. So just do it. ठीक है मैम, बस स्पेस पे पढ़ाई करते सब चीज़ शुरू में तो मतलब तो काफ़ी हो जाती है स्ट्रेस के चक्कर में। So I think it's better if you put on your responses during the presentation, no? ऐसे it will take more time because abhi there's just one presentation and from next time 4 presenters are going to be there. Okay, so तब तक 124 को मैं अपना फीडबैक दे देती हूँ. कहाँ है? पूरी स्लाइड में तुमने जो एब्सेंट था उसका नाम तो 4 बार ले लिया, अपना नाम तो लिया नहीं. दोबारा बताओ. आकाश कुमार मीना. Akash Kumar Prajapati. Okay. So see, I couldn't hear or recall your name because I was more about your friend who is absent. Although it was a good thing that you covered up for the topic assigned to him. That was a good part. So वो तुमने अच्छे से introduction में you told the entire storyline. But what do you think is the appropriate word to use instead of can't in an anatomy lecture? Maybe you need some other proper word to use for that. अभी कुछ याद आ रहा है? उसको कुछ और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो? हाँ, so injury is a better word to use. ठीक है. और जो स्लाइड्स हैं, it was very clear कि तुमने इधर-उधर से उठा के कॉपी पेस्ट किया है. वो करते हैं, but then you shouldn't make it so obvious कि तुमने इधर-उधर से कॉपी पेस्ट किया. Otherwise, the content was good. You were comfortable in the mode of conversation you chose. As far as that makes content understandable by the rest of you, so the language was no problem. Okay, so it's like the YouTube generation language that I was hearing. So fine, I wouldn't comment on that as long as it was understandable and okay with the rest of you. So that's all. It was a good presentation. But I felt it was a little speedy. बहुत थोड़ा तेज चल रहा था. That is what I think. बाकी देखते हैं बाकी friends क्या बोलते तुम्हारे. 63 present है. What? Am I really have to ask for responses like this? Because I'll just stop receiving responses and show the response. And फिर इन्हीं को ही attendance मिलेगी जिनके responses. छोटी सी प्रॉब्लम है. तो फिर अलग अलग चीज़ों से वापस बनाने के लिए कुछ नहीं हुई तो पहले तो मतलब So fine, 70 आया है अंदर.
So I'll go with the responses which I have received so far. Okay, so देख लो. This is what is perceived by. This is especially for you. The way he was presenting, it was fairly at ease with little evidence of anxiety. मतलब little bit of anxiety was there, which is like normal. ठीक है? So that is good, but you should become a teacher according to this poll. You could start with the YouTube thing which you were doing. So यहाँ पर ये देखो कि this is about your eye contact. So about 36 मतलब 1/3 of the class was feeling कि eye contact हमारा और सारे audience के साथ में एक होना चाहिए. Should be scanning not just you in any presentation. You should keep on looking at the audience for a few glances ऐसे. Enthusiasm तो बहुत ही था. और opening statement, yes, the whole story which we heard कि अच्छा वो नहीं कर रहा तो ये कर रहा है, and it was a good thing that you also took the subtopics from him, which was good for the presentation on the whole. Volume was good. I felt it was little in speed. So this is the feedback. Organization and presentation. Majority of the points were covered. तो मुझे लगा कि जो covered नहीं थे, you did not talk about the other relations of the brachial plexus. ये last में जो तुमने एक वो grey में दिखाया था, scalenus anterior और scalenus medius. That was all about the relationship part, relations of this brachial plexus. So that was it. Conclusion. Okay, summarize किया था तुमने. वो डायग्राम तुमने खुद बनाया था? Because you specifically said इसमें मैंने ग्रे कर दिया है. So you're like taking all the credit. Okay, you've taken an image from somewhere else. Question answers तक तो हम पहुंचे ही नहीं. But anyways, you still. We did not ask questions, but fine. So all in all, I'm happy with the presentation and also with your participation in giving the responses. So abhi we've covered this all the gross anatomy part of this topic. Okay, next is Yogita. So अभी जो branches पढ़ी हैं, she'll be telling about the injuries and the effects of those injuries on various nerves and what is the effect of those injuries. यहाँ कहाँ slide है? मैम इंडिविजुअल नर्व्स के भी टॉपिक्स हैं ना, तो उनके साथ This is briefing है, especially जो 3 nerves हैं मेन, उसके पहले वाली जो nerves होती हैं, so that उनका details में और उनकी testing है. ठीक है, चलो. Okay, अभी she'll be talking about the injuries of the brachial plexus nerve, but not she won't be discussing in details of the median, ulnar and the radial nerve injuries because they will be taken in more details in the next class. So those people, we need not have to discuss the entire brachial plexus again. Who are the next presenters? Next Wednesday. So वो ज़्यादा details में नहीं करना. You have to only focus on what is maybe the root value and what are the innervation and what is the effect of the injuries at various levels also. Suppose. Okay. And I'm telling you again, it's for preparation of your presentation. You can at least meet me once for just so that I know what all content you will be taking in your presentation. Sometimes it overlaps also, sometimes it is insufficient also. So that we have that moderated kind of a thing. Not to the details that I want your presentations or anything. It's just that you should know that these are the subtopics, which are the inclusions which you will be making in your presentation. Okay, so it will be suggested. एक बार just you can. The whole group can come and talk.
So good morning to one and all. Today my topic is applied anatomy of brachial plexus. So let's have a look on it. So first case is Erb's palsy. इसमें जो ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर जो भी अपर लीजन होता है तो इसके कॉजेज क्या होंगे. जब ये एंगल जो है ये इंक्रीज हो जाए, excessive displacement of the head to opposite side and depression of shoulder on the same side. As you know, this is Erb's point. यहाँ पे 6 nerves meet कर रही हैं, C5, C6, उसके anterior posterior division और suprascapular nerve और nerve to subclavius. This point is called as Erb's point. अगर इसकी इंजरी होगी तो Erb's palsy होगी. इसमें C5 और C6 रूट वैल्यू इन्वॉल्व होंगी और कब हो सकता है, या तो अडल्ट्स में हम शोल्डर पे फॉल हो जाए या फिर इन्फेंट्स में डिफिकल्ट डिलीवरी के टाइम. एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज द फॉल ऑन द शोल्डर केस एंड दिस इज हेयर एंगल इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी. तो इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, मोटर और सेंसरी. मोटर में जो भी मसल्स इन्वॉल्व होंगी, मेनली बाइसेप्स ब्रेकियाई, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबक्लेवियस, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, डेल्टोइड और टेरेस माइनर. ये सारी जो अपर रूट होंगी C5, C6 मेनली उनसे सप्लाइड होती है मसल्स, तो ये वाली अफेक्टेड होंगी. सेंसरी में क्या होगा, जो लेटरल साइड ऑफ आर्म है, स्पेशली जो डेल्टोइड का रीजन होता है वहां पे सेंसरी लॉस होता है. इस डिफॉर्मिटी को कहते क्या है, वेटा स्टिप या फिर पुलिसमैन स्टिप डिफॉर्मिटी. उसमें लाइक हैंड की पोजीशन ऐसे होगी, तो ये रोटेशन कौन, फर्स्टली आर्म कैसी है, अडक्टेड, मीडियली रोटेटेड एंड प्रोनेटेड. तो मीडियली रोटेटेड क्यों ही, जो लेटरल रोटेटर्स हैं आर्म्स के, जो कि मेनली टेरेस माइनर और सुप्रास्पाइनेटस हमने देखे वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उनका एक्शन चला जाता है, तो मीडियल रोटेशन. ओके, देन बाइसेप्स ब्रेकियाई चलेगी तो फ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो आर्म जो है वो एक्सटेंडेड है. सुपिनेटर भी इन्वॉल्व है तो प्रोनेटेड आर्म होगी. You can see here. नेक्स्ट वन इज क्लम्प-केस पैल्सी. इसमें जो लोअर पार्ट है ब्रेकियल प्लेक्सस का वो मेनली इंजर्ड होता है. तो अडल्ट्स में जब ये एंगल डिक्रीज हो जाए शोल्डर और आर्म के बीच का, और इन्फेंट में भी होता है ये. एक्सेसिव अबडक्शन ऑफ आर्म occurs if person falling from a height clutching at an object to save himself or herself, like we see this in previous diagram. Can be caused by cervical rib. जैसे हमें सबको पता है जो रिब्स होती हैं वो मेनली T1 से ओरिजिनेट होती हैं, पर कुछ केसेस में कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है कि सर्वाइकल रिब प्रेजेंट होती है तो उसे कंप्रेस कर सकती है, तो क्लम्प-केस पैल्सी उस केस में भी होती है. T1 को अगर इंजरी हो रही है तो अल्नर और मीडियन नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि रूट वैल्यू जैसे आकाश ने बताई थी. तो मसल पैरालाइज्ड कौन सी होंगी, जो अल्नर नर्व है वो मेनली इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड होती है उनको सप्लाई करती है, तो जो इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड है वो इन्वॉल्व है, और अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स. डिसेबिलिटी में कंप्लीट क्लो हैंड होगा, आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं. कंप्लीट क्लो हैंड इसलिए होगा, उसकी कंप्लीट क्लो हैंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, और यहाँ पे हो रहा है फ्लेक्शन, क्योंकि अनअपोज्ड एक्शन हो जाएगा यहाँ वाले फ्लेक्सर्स का, क्योंकि जो मिडल फेलिंग्स के जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो फ्लेक्सर डिस्टोरेंस सुपरफिशियलिस वो कराता है फ्लेक्शन, जो कि मीडियन नर्व से सप्लाई होते हैं, तो उनका अनअपोज्ड एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगा तो कंप्लीट क्लो हैंड बनता है. फिर इसमें सेंसरी लॉस भी होगा. सेंसरी लॉस मेनली ड्राई और स्केली स्किन हो जाएगी, नेल्स इजीली क्रैक होते हैं और फिंगर पल्प्स की एट्रोफी होती है. हम हॉर्नर सिंड्रोम भी देख सकते हैं, जब जो T1 है उसके वाइट रेमिस कम्युनिकेंस से जो पहले की अगर इंजरी हो जाए वहाँ वो इन्वॉल्व हो तो सिंपैथेटिक सप्लाई लॉस हो जाती है. तो सिंपैथेटिक सप्लाई के लॉस के कारण 3 कंडीशंस मेनली हमें देखने को मिलती है, मायोसिस, टोसिस एंड एनहाइड्रोसिस. मायोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल,
Ptosis means droop dilate, and anhidrosis failure to sweat because sympathetic supply is lost over the phase region. And the last case I'm dealing is the winging of scapula. Mainly the nerve involved is nerve to serratus anterior, also known as nerve of Bell. इसमें क्या होगा, जब सेरेटस एंटीरियर की सप्लाई लॉस्ट हो जाएगी तो सेरेटस एंटीरियर ओवरहेड अबडक्शन कराती है विद ट्रेपेजेस, तो उसके अबडक्शन में प्रॉब्लम होगी. जब पेशेंट पुशिंग या पंचिंग एक्शंस नहीं हो पाएंगे, जब पुश या पंच करने की कोशिश करेगा तो उसका जो मीडियल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज विंगिंग ऑफ स्कैपुला. थैंक यू.